अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की थी कि चूँकि बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है तो हम उसे स्पीशी की बेस के ऊपर क्लासीफाई नहीं कर सकते, ना उससे जीनस बना सकते हैं, ना उससे किंगडम बना सकते हैं, ना उससे ग्रुप और फैमिलीज बना सकते हैं। तो बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि शेप की बेसिस पे हमने किया, फिर न्यूट्रिशन की बेसिस पे किया, फ्लैजिला की बेसिस पे किया, स्टेनिंग की बेसिस पे किया। और एक पॉइंट जो लास्ट वीडियो में डिस्कस करना भूल गया वो था लोकोमोशन। तो पहले वो लोकोमोशन वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एंड देन लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। लोकोमोशन की बात बहुत सिंपल सी है, हमने डिस्कस किया था कि देयर आर सम बैक्टीरिया के जिनके पास एक रस्सी की तरह का, एक वायर की तरह का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। तो जिन बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होगा दे विल बी नोन एज फ्लैजिलेटेड, और जिनके पास नहीं होगा दे विल बी नोन एज नॉन फ्लैजिलेटेड। तो ये फ्लैजिला जो है ये बेसिकली हेल्प करता है किसमें, ये मूवमेंट के अंदर, ये लोकोमोशन का स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर वाली वीडियो में कि अगर ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर एक अदद स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है सर्कुलर सा, जिससे ये फ्लैजिला निकल रहा होता है। तो ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके लिए नाम जो था वो था बेसल बॉडी, या इसके लिए दूसरा नाम जो था वो होता है, डायग्राम के अंदर आपने देखा था, ब्लेफरोप्लास्ट। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फ्लैजिला है ये बना होता है एक तरह की प्रोटीन से जिसे फ्लैजिलिन कहते हैं, और इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद नहीं होते। तो व्हील लाइक स्ट्रक्चर है जहां से ये अराइज हो रहा होता है। ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर कहाँ अटैच होता है, ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर और वॉल के अंदर, और ये अलाउ करता है फ्लैजिलम को किस चीज़ के लिए, रोटेट करने के लिए, खाली मूव करने के लिए नहीं। ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर जो है ये इसको इस तरह से रोटेट करवाता है फ्लैजिला को। तो ये कहलाता है बेसल बॉडी या ये ब्लेफरोप्लास्ट कहलाता है। नाउ द पॉइंट इज कि ये फ्लैजिला किस चीज़ के अंदर बैक्टीरिया को हेल्प करेगा। ये तो हमें पता है मूवमेंट के अंदर, लेकिन मूवमेंट क्यों करनी है। तो देखिए नॉर्मली जो मूवमेंट या लोकोमोशन की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, वो दो कामों के लिए किया जाता है। नंबर 1 या तो खाना तलाश करने के लिए, एंड नंबर 2 या तो किसी का खाना बनने से बचने के लिए। तो बैक्टीरिया को भी ये दो काम लाजमी करने हैं। पहला, ये अपने इन्वायरमेंट के अंदर मूव करेगा, अपने हैबिटाट के अंदर जो है वो फैल जाएगा, या ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड न्यूट्रिएंट्स, खाने की जितनी भी चीज़ें उनकी तरफ माइग्रेट करेगा। दूसरा क्या है, टू लीव अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, ऐसा कोई इन्वायरमेंट जिसके अंदर इसे खतरा है, या तो उससे दूर भागेगा, और जो खाने की चीज़ें हैं जो इसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी तरफ जाएगा। तो ये दो काम है जिनके लिए ये इस फ्लैजिला को इस्तेमाल करता है और लोकोमोट करता है। अच्छा, जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है ना, वो एक तरह का बिहेवियर शो करते हैं जिसे हम कहते हैं टैक्सिस। ये जो टैक्सिस है ये बेसिकली ओरिएंटेशन बिहेवियर है, या ये इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। टैक्सिस एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, और इसके लिए कोई ना कोई एक अदद मैसेज होता है जिसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तरफ से मैं आपको सिंपल प्लांट के अंदर अगर बताऊं, तो ये अगर हमारे पास एक पौधा है, ठीक है, ये इसका स्टेम ग्रो कर रहा है। अगर मैं इसे कवर कर दूं चारों तरफ से, और सिर्फ इस तरफ से मैं जो है वो लाइट एंटर करूं, यहां से अगर मैं लाइट एंटर करूं, ये कोई लाइट का सोर्स है, तो ये जो स्टेम है ये इस तरफ मूव करने लगेगा। तो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, एक तरह की डायरेक्शन मूवमेंट जो है जो यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर होती है, ये कहलाती है टैक्सिस। और इसके अंदर जो स्टिमुलस है वो डिफरेंट तरह का होता है। जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा, तो लाइट जो है वहां पर एक स्टिमुलस था। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं। टैक्टिक डायरेक्शनल मूवमेंट है, कीमो का मतलब कि जो स्टिमुलस होगा वो केमिकल होगा। तो खाना क्या है, हमारी जो खाने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं, एटम से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो या तो खाने की तरफ या खाने से दूर अगर जा रहा है, किसी भी केमिकल की तरफ या किसी भी केमिकल से दूर जा रहा है, तो ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। देन कुछ बैक्टीरिया शो करते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स जाते हैं या अवे जाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये स्टिमुलस है यानी ये मैसेज है और ये ऑर्गेनिज्म है, अगर ये इसकी तरफ मूव करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये खाने की चीज़ है, तो अगर ये बैक्टीरिया खाने की तरफ मूव करेगा तो हम इसे कहेंगे ये पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, या ये पॉजिटिव टैक्सिस है। और अगर ये इससे दूर जाएगा, यानी खाने की चीज़ इस तरफ है और ये इससे अवे जाना शुरू कर दे, शायद इसके मतलब की ना हो, शायद करेले बने हो, तो ये कहलाती है नेगेटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ये नेगेटिव टैक्सिस कहलाता है। सिमिलरली लाइट की तरफ अगर बैक्टीरिया मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द लाइट जा रहा है, तो ये पॉजिटिव टैक्सिस कहलाएगा, और अगर अवे जा रहा है तो ये नेगेटिव टैक्सिस कहलाएगा। सिमिलरली कुछ फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं मैग्नेटोटैक्टिक, यानी ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे डिटेक्ट करते हैं,
कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इनके साइटोप्लाज्म के अंदर आयरन के क्रिस्टल्स होते हैं। ये जो एबिलिटी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने की, ये बर्ड्स के अंदर भी होती है। तो बर्ड्स जो उनकी शायद बीक के अंदर जो है इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने में। तो वो जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या जो फ्लाई करते हैं, वो इसी की मदद से करते हैं। उन्हें रास्ते याद नहीं रहते, उन्हें जो है वो सड़कें याद नहीं रहती, बल्कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने किसी मूवी के अंदर देखा हो कि जब कुछ इवेंट्स की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आता है तो जो परिंदे हैं वो दीवारों से टकराने लगते हैं, वो बिल्डिंग से टकराने लगते हैं, क्योंकि उनका जो डिटेक्शन का सिस्टम है वो उसे सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी एबिलिटी होती है, दे आर कॉल्ड मैग्नेटोटैक्टिक। तो ये तो पुरानी बात हो गई, पिछले लेक्चर का जो है वो कंटिन्यूम हो गया। आज हमने बात करनी है बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ की और रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है इरिवर्सिबल इंक्रीज, ऐसा चेंज, ऐसा बढ़ावा जो कि इरिवर्सिबल हो। फॉर एग्जांपल आप बचपन में बहुत छोटे से थे, अब आज आप इतने बड़े हो गए, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ बिकॉज ये इरिवर्सिबल इंक्रीज आया है। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्रेस करके दोबारा से छोटा बनाया जा सकता है, बिकॉज ग्रोथ जो है वो परमानेंट होती है, वो इरिवर्सिबल होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है और वो फिर अपना नंबर इंक्रीज करता है। बेसिकली उसकी पूरी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि अगर एक बैक्टीरिया का सेल है तो वो मरने से पहले क्या क्या करेगा। तो ग्रोथ के लिए कुछ हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि आपको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किताब है, पेन है, पेंसिल है, लाइट है, ठीक है, मोटिवेशन है, वो जो आपको नहीं मिलती कभी। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? ये टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट है यानी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, पीएच है यानी जिस सोल्यूशन के अंदर है, जिस मीडियम के अंदर है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, क्या वो एसिडिक है बहुत ज़्यादा, क्या वो बेसिक है, क्या वो न्यूट्रल है। आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आयंस रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल फंक्शन के लिए सेल की। अगर तो ऑब्लिगेट एरोब है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसा बैक्टीरिया जिसको लाजमी चाहिए ऑक्सीजन वरना वो मर जाएगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी उस एनवायरनमेंट के अंदर। और अगर वो ऑब्लिगेट एनारोब है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस से मर जाएगा, तो इसके लिए ऑक्सीजन एब्सेंट होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ग्रोथ से पहले देखनी पड़ती हैं। अब जब आप इन कंडीशंस के अंदर किसी बैक्टीरिया को लाकर रखेंगे तो आपको 4 फेजेस नजर आएंगे। यानी अगर आप मुसलसल उस बैक्टीरिया को देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि पहले ये इस फेज के अंदर था, अच्छा अब ये चेंज हुआ तो ये इस फेज के अंदर आ गया, फिर ये नेक्स्ट फेज के अंदर चला गया। तो 4 फेजेस आपको नजर आएंगे। फर्स्ट फेज जो होता है दैट इज कॉल्ड लैग फेज। अब ये जो लैग फेज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस डिश के अंदर ला के बैक्टीरिया को रखा, कहाँ गया, हाँ, तो ये आपने एक डिश के अंदर, जो पेट्री डिश कहलाती है, इसके अंदर लाके आपने ये एक बैक्टीरिया को रख दिया, ठीक है, और इसके अंदर वो तमाम मटेरियल मौजूद है। इस डिश को आपने एक सूटेबल टेम्परेचर पे रखा है बैक्टीरिया की डिमांड्स के मुताबिक, खाने पीने की इसे सारी चीज़ें दे दी जो इसे चाहिए, पीएच इसकी बिल्कुल इसके मुताबिक है, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन अच्छी है, और अगर ये ऑब्लिगेट है तो ऑक्सीजन मौजूद है, यानी सारी डिमांड्स आपने पूरी कर दी। लेकिन अब भी जब आप इसे देखेंगे ना तो आपको इसका नंबर इंक्रीज होता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं। तो ये जो शुरू वाला फेज है कि जिसके अंदर आपको बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये इनएक्टिव फेज जो है ये कहलाता है लैग फेज। बेसिकली इसमें बैक्टीरिया कर क्या रहा है, बैक्टीरिया अपने आप को तैयार कर रहा है किस चीज़ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए। यहाँ पर एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई होने का मतलब भी नंबर इंक्रीज होना, डिवाइड होने का मतलब भी नंबर इंक्रीज होना होता है। तो बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है किस चीज़ के लिए, डिवीजन के लिए। ये फेज जिसके अंदर नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रिपरेशन फेज, ये कहलाता है लैग फेज। देन वी हैव सेकेंड फेज। जैसे ही लैग फेज कंप्लीट होता है, अब हमें नजर आता है कि बैक्टीरिया जो है वो 1 से 2 होना स्टार्ट हो गए हैं, बैक्टीरिया का नंबर जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो फेज है हमारे पास, जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं वेरी रैपिडली, ये कहलाता है लॉग फेज। देन हमें नजर आता है एक और फेज, एक वक्त ऐसा नजर आता है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है वो बराबर हो जाती है डेथ रेट के, यानी जितने नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो अभी तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे थे, अब क्या हो रहा है, जितने नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही पुराने बैक्टीरिया जो हैं वो मर रहे हैं। तो जितना नंबर बढ़ रहा है उतना ही नंबर घट भी रहा है। तो आपको नंबर क्या नजर आएगा, कांस्टेंट। अगर 100 बैक्टीरिया हैं और उनसे डिवाइड होकर 200 बने तो पुराने वाले 100 मर गए थे, दोबारा से 100 हो गए, तो ये स्टेशनरी फेज कहलाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया का नंबर जो है इसके अंदर वो कांस्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि एक घर में 6 मेंबर्स हैं, वहाँ पर एक नया बच्चा पैदा हुआ तो 7 हो गए, लेकिन दादा मर गए तो वो दोबारा से 6 हो गए। तो ये स्टेशनरी फेज होता है बैक्टीरिया का। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। इसके अंदर आपको नजर आता है कि डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं हो रहे उससे ज़्यादा जो है उनकी मौत हो रही है। तो ये फेज कहलाता है डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। क्यों हो रही है, स्टेशनरी फेज के अंदर भी डेथ ज़्यादा हो रही है, डेथ हो रही है, और डिक्लाइन फेज के अंदर डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
उसका रीज़न ये है कि रिसोर्सेज जो है यहाँ पे वो ख़त्म हो रहे हैं। जो बैक्टीरिया है, देखें आपने कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले थे यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें डाली थी जो कि बैक्टीरिया को चाहिए, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है इससे जो है बैक्टीरिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब जितना ग्लूकोज इस डिश के अंदर है, जैसे जैसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते जाएंगे वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते जाएंगे। जब ग्लूकोज की कमी होती जाएगी, न्यूट्रिएंट की कमी होती जाएगी, तो कुछ बैक्टीरिया मरने लगेंगे, और मुसलसल जब वो बैक्टीरिया ग्लूकोज इस्तेमाल कर चुके होंगे तो न्यूट्रिएंट्स इतना कम हो जाएंगे कि डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द मल्टीप्लिकेशन रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करके हैं, लेकिन हमने बात करनी है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की। हमने ये तो देख लिया बैक्टीरिया नंबर इंक्रीज कर रहा है, बट कैसे करता है इसके ऊपर हमने थोड़ी सी लंबी करनी है। तो भाई जितना सिंपल बैक्टीरिया है उतनी ही सिंपल इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी है। देखिए बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे जब हमने बात की थी स्पीशी की, यानी जब हमने बात की थी कि क्लासीफाई करना है और इसे स्पीशी वाले कॉन्सेप्ट में क्लासीफाई नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सेकंड पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोसिस भी नहीं होता। ये दोनों चीज़ें ये लैक करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और माइटोसिस भी। देखिए इसके अंदर होता है ए माइटोसिस। माइटोसिस और ए माइटोसिस में बहुत आसान सा फर्क है। माइटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनको आकर पकड़ते हैं इस तरह के धागे, जिसे आप कहते हैं स्पिंडल फाइबर। यहाँ से आके, और ये जो धागे आपको नजर आ रहे हैं दिस वन, ये कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर, और ये क्रोमोसोम को आकर पकड़ने के बाद खींचते हैं। तो अगर तो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं तो आप कहते हैं माइटोसिस। बैक्टीरिया के अंदर कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बनते तो बैक्टीरिया के अंदर ए माइटोसिस होता है। तो ये दोनों चीज़ें ये लैक करता है, माइटोसिस भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। मेनली जो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्क क्या होता है? नंबर वन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। एसेक्सुअल के अंदर एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, दो पेरेंट्स नहीं चाहिए होते। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल रिक्वायर्ड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनती हैं कॉपीज, एग्जैक्ट कॉपीज। एक बैक्टीरिया से अगर 1000 बैक्टीरिया बनेंगे तो उनके दरमियान कोई फर्क नहीं होगा, यूजुअली कोई फर्क नहीं होता, एग्जैक्ट कॉपीज बन रही होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है क्या आती है, वेरिएशन आती है, क्योंकि दो पेरेंट्स होते हैं तो दोनों के मिलने से एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। कोई भी बच्चा जो है वो एग्जैक्टली एक पेरेंट जैसा नहीं होता, वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है कि अगर एक अमीबा है तो उससे अगर 1000 अमीबा भी बन जाए तो वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं फिजन। फिजन बहुत आसान है। एक तरीका और है बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, अब ये जो दोनों होते हैं ना, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। फिजन तब होता है जब कंडीशंस होती हैं फेवरेबल, यानी जब बैक्टीरिया के पास खाने पीने की तमाम चीज़ें अय्याशी है, तो इस कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वो फिजन से करता है। और इन केस बैक्टीरिया का जो है वो मुश्किल वक्त चल रहा है, ठीक है, महीने का आखिरी चल रहा है, पैसे वैसे नहीं है इसके पास, कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, तो अब जो बैक्टीरिया अपने आप को अपना नंबर इंक्रीज करता है तो वो एंडोस्पोर बना के करता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए। देखो बैक्टीरियल फिजन जो है ना वो बहुत आसान है। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और ये इसके अंदर इसका बैक्टीरिया का डीएनए है। जब ये फिजन करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करता है, ये अपने डीएनए की कॉपी करता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए है इसकी ये रेप्लिकेशन करता है, तो ये एक डीएनए हो गया, ये दूसरा डीएनए हो गया। अब जब दो डीएनए हो गए तो उसके बाद क्या होता है, इन दोनों के दरमियान में ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ आना शुरू करती है और ये सेंटर में आके मिल जाती है। जब ये सेंटर में आके मिल जाती है तो बेसिकली दोनों के दरमियान सेपरेशन हो गई, दो दीवारें बन गई, ये अलग सेल बन गया, ये अलग सेल बन गया, दैट्स इट। इतना सिंपल ये हमारे पास मेथड होता है जिसे हम कहते हैं फिजन। तो ये बैक्टीरिया का सेल है, ये इसका डीएनए है, सबसे पहले इसने अपने डीएनए की कॉपी की, उसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ से अंदर गई और यहाँ से अंदर गई, उसके बाद वो सेंटर में मिल गई, जिसकी वजह से दो सेपरेट सेल बन गए। चूंकि दो सेल बने हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है बाइनरी फिजन। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा भी होता है कि दो से ज्यादा सेल बनते हैं तो वो कहलाता है मल्टीपल फिजन। दो सेल बनेंगे तो बाइनरी, दो से ज्यादा बनेंगे तो मल्टीपल फिजन। तो दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल है ये। कब होता है, जब एम्पल सप्लाई होती है खाने की, मॉइस्चर होता है और फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। क्या होता है भाई, सबसे पहले हेरिडिटरी मटेरियल यानी जो डीएनए है उसकी कॉपी की जाती है। जब कॉपी हो गई उसके बाद क्या होता है, ये जो डीएनए है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जाहिर है ना, कॉपी यहीं हुई होगी। उसके बाद एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन आती है, ये जो आपको नजर आ रही है ये कंस्ट्रक्शन है दोनों तरफ से, और ये स्प्लिट करवा देती है सेल को दो पार्ट्स के अंदर। कितना टाइम लगता है भाई, 20 से 30 मिनट लगते हैं कंप्लीट होने में। तो अगर आप डिश के अंदर एक बैक्टीरिया रखें तो 20 से 30 मिनट के बाद ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसके बाद ये 20 से 30 मिनट के बाद ये कितने हो जाएंगे, 4। उसके बाद ये कितने हो जाएंगे, 8। तो 20 से 30 मिनट लग रहे हैं बैक्टीरिया को डबल होने में। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि चूंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
तो इससे आप 1000 बैक्टीरिया भी बना लें तो वो क्या होंगे, वो एक दूसरे की कॉपी होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन बैक्टीरिया के अंदर चेंज आ जाता है, यानी ये वाला बैक्टीरिया हो सकता है इस बैक्टीरिया से आगे जाके क्या हो जाए, मुख्तलिफ हो जाए। इसका जो सोल रीजन है वो है म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कहते हैं चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, यानी डीएनए के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर चेंज आना जो है वो कहलाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मुख्तलिफ रीजंस की वजह से आ सकती है और ये जो है इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर के अंदर जाके पढ़ेंगे। बट अगर मैं कहूँ कि एक बैक्टीरिया है जिसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिससे 100 बैक्टीरिया बने और वो 100 बैक्टीरिया एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कुछ हद तक उनमें चेंज है, तो क्या रीज़न हो सकता है इसका, तो इसका रीज़न होता है म्यूटेशन, जो कि किस किस रीज़न की वजह से आ सकता है चेंज डीएनए के अंदर। रेडिएशंस, आपकी अल्फा बीटा गामा रेज जो होती हैं, एक्स रेज जो होती हैं, इनकी वजह से आ सकता है, कुछ केमिकल्स की वजह से आ सकता है, कुछ ड्रग्स की वजह से आ सकता है, कुछ टॉक्सिन्स की वजह से आ सकता है। तो म्यूटेशन जो है ये बैक्टीरिया में चेंज ला सकता है। अदरवाइज जो वो बनते हैं बैक्टीरियल सेल बनते हैं, एक बैक्टीरिया से जितने भी बनेंगे वो यूजुअली एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ कंडीशंस आर अनफेवरेबल। बैक्टीरिया के ऊपर गुर्बत आई हुई है, उसके पास खाने पीने को नहीं है, जो है वो कोई किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर इन्वायरमेंट अनफेवरेबल है, तो अब बैक्टीरिया क्या करता है, एक तरह का स्पोर बनाता है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर। बहुत आसान है, कर क्या रहा है ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है और ये इसके अंदर देखिए आपको पता है ये अगर सेल वॉल है, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद अंदर साइटोप्लाज्म होता है और डीएनए वगैरह होता है, ठीक है, जो कि चूंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, तो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियर मटेरियल है यानी डीएनए या क्रोमोसोम है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ है जिसको मैं इस तरह से ये कलर कर रहा हूँ, ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल। तो ये क्या करता है, सबसे पहले अपने सारे प्रोटोप्लाज्म को, ये पूरा आपको प्रोटोप्लाज्म नजर आ रहा है, इस सारे प्रोटोप्लाज्म को जमा करके एक जगह पर ले आता है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसमें से पानी वानी निकल जाता है, काम की चीज़ें करीब करीब आ जाती हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, इसके अराउंड बनाई जाती हैं दीवारें, ये रेजिस्टेंट वॉल्स होती हैं जो कि इसे डैमेज होने से बचाएंगी आगे। तो ये इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट वॉल्स होती हैं कि इनके ऊपर अनफेवरेबल कंडीशंस का असर नहीं होता। तो बेसिकली एक तरह का ये सिस्ट बन गया, सिस्ट कहते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी को, तो ये एक तरह का सिस्ट बन गया। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, तो ये जब सिस्ट बन जाता है तो ये सेल वॉल रप्चर हो जाती है और ये सिस्ट फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। अब ये पड़ा हुआ है, देखें अगर बैक्टीरिया का सेल होता है इस तरह से तो अनफेवरेबल कंडीशंस जो है इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन इस सिस्ट के ऊपर चूंकि इसकी दीवारें बहुत टफ हैं, बहुत रेजिस्टेंट दीवारें होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, 2-3 लेयर्स होती हैं, तो ये दीवारें जो हैं ये अंदर के मटेरियल को, डीएनए को और जितने भी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाए जाते हैं उन्हें जो है वो डैमेज होने से बचाती है। अब ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये डॉर्मेंट रहेगा, डॉर्मेंट कहते हैं इनएक्टिव को या स्लीपिंग को, तब तक ये इनएक्टिव रहेगा जब तक कंडीशंस फेवरेबल हैं, और जब कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, जब दोबारा से कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ये जो इसकी वॉल है ये रप्चर होगी, ये दोबारा से एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होने के बाद एक बैक्टीरिया के सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर दोबारा से चूंकि कंडीशंस फेवरेबल हो गई हैं तो फिजन के जरिए अपना नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। दिस इज अबाउट दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, एक हमारे पास प्रोसेस होता है बैक्टीरिया के अंदर जिसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखिए बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा मिलता जुलता एक प्रोसेस होता है जो कहलाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? रीयूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल अपना अपना डीएनए क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 2 डिफरेंट सोर्सेस से क्या होता है, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल मर्ज होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि 2 डिफरेंट सोर्सेस से, 2 बैक्टीरिया से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो मर्ज हो रहा है, यानी एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे के अंदर जा रहा है, यानी एक बैक्टीरिया में 2 तरह का डीएनए आ रहा है। अब इसके हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, 3 तरीके हैं जिस तरह से ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में पाई जाती है। एक को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर चुका हूँ जब मैंने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बढ़ाया था। एक प्रोसेस कहलाता है ट्रांसडक्शन, एक प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन पे मैं बात कर चुका हूँ इस चैप्टर के स्टार्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं बात कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 के एंड। अच्छा, अब ये तीनों प्रोसेसेस जो है ना ये बहुत आसान है। देखिए कॉन्जुगेशन के अंदर पहली बात तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में 2 सोर्सेस का डीएनए कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है डायरेक्टली। अगर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा है डायरेक्टली तो ये कहलाता है कॉन्जुगेशन।
कैसे देते हैं? एक अदद स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटिंग ट्यूब, या इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, या बेसिकली इसका जो नाम था वो था पाइली। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ हॉलो ट्यूब्स होती हैं जिसके जरिए एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को गिफ्ट देता है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये दूसरे बैक्टीरिया का सेल है। इनके पास ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है दिस इज अ पाइली, इसके पास भी ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है दिस इज अ पाइली। ये दोनों पाइली जो हैं ये आपस में मिलेंगे, इससे एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा, एक कनेक्शन बनेगा। अब ट्रांसफर क्या हो रहा है? तो ये इसके पास मेन डीएनए है, ये इसके पास भी मेन डीएनए है। मेन डीएनए ट्रांसफर नहीं होता, ये जो एक्स्ट्रा डीएनए है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, ये ट्रांसफर होता है। देखिए इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, इसके पास प्लाज्मिड मौजूद नहीं है। तो पहले ये क्या करेगा? अब ये जो प्लाज्मिड है ये बेसिकली क्या है? प्लाज्मिड जो है ये डीएनए है। डीएनए के दो धागे होते हैं, आपको पता है। तो मैं दोनों धागे अलग अलग बना रहा हूँ। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डीएनए में अगर एक जगह एडेनिन हो तो दूसरी जगह दूसरे डीएनए के धागे में थाइमीन होता है। एक जगह पे डीएनए में अगर साइटोसिन हो तो दूसरी जगह गॉनिन होता है। सिमिलरली यहाँ अगर गॉनिन है तो इसके सामने साइटोसिन, अगर यहाँ थाइमीन है तो इसके सामने एडेनिन। ये रूल होता है। अब ये क्या करेगा बैक्टीरिया? ये अपने डीएनए के एक धागे को अलग करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो धागा है, बाहर वाला धागा इसने अलग किया। ये वाला मॉलिक्यूल है एक, ये मॉलिक्यूल आकर इस धागे को पकड़ेगा, ठीक है, और इसे खींच के लेके जाएगा इसके पास। तो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये क्या इसने क्या किया? इसका डीएनए का एक धागा उठा के ले आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से एक धागा चला गया, ये बाहर वाला धागा चला गया, इसके पास भी एक धागा रह गया, इसके पास भी एक धागा हो गया। तो ये दोनों क्या करेंगे? डीएनए के एक धागे को देख के दूसरा धागा बना देंगे। कैसे भाई? अगर इसमें यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है तो ये इसके सामने बुलाएगा किसे? थायमीन को। अगर यहाँ पे गॉनिन लगा हुआ है तो ये इसके सामने बुलाएगा किसे? साइटोसिन को। तो इस तरह से ये पूरा धागा अपना बना लेगा। इसके पास पूरा प्लाज्मिड आ गया, इसके पास भी एक धागा था, ये भी इसके अराउंड दूसरा धागा बना लेगा। तो इस तरह से दोनों के पास प्लाज्मिड आ जाता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या थ्रू अ जेनेटिक ट्यूब या कॉन्जुगेटिंग ट्यूब कहलाती है, या जिसे पाइली कहते हैं, ये प्रोसेस जिसमें डायरेक्टली एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल देता है, ये प्रोसेस कहलाता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। किसने किया था भाई? ये लेडरबर्ग और टैटम है। नाम याद रखने तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से जाता है दूसरे बैक्टीरिया में, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाता, बल्कि एक थर्ड पार्टी होती है, कोई एक सोर्स होता है जो कि इस काम को अंजाम देता है, और वो यूजुअली होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जिसकी हमने पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी थी। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को दोबारा देखें तो हमें पता है कि ये बैक्टीरिया क्या करता, ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, ये पहले आकर इस बैक्टीरिया के ऊपर, ये बैक्टीरिया है और ये वायरस है, ये बैक्टीरिया के ऊपर आकर अपने आप को अटैच करता है। उसके बाद इसमें एक होल बनाता है, अपना डीएनए अंदर इंजेक्ट करता है। इसका डीएनए जाके ये जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है या डीएनए इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा का पूरा सेल इसके कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद ये जो वायरस का डीएनए है ये अपनी कॉपीज बनवाता है। देखिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनवा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये मल्टीपल पार्ट्स जो हैं ये जुड़ते हैं, यानी हेड जुड़ेगा, टेल जुड़ेगी, टेल फाइबर जुड़ेगा और एक पूरा नया वायरस बनेगा। हर वायरस के अंदर एक अदर डीएनए का मॉलिक्यूल होगा। ये जो आपको नजर आ रहा है हर वायरस में एक अदर डीएनए का मॉलिक्यूल है, और उसके बाद जब ये वायरस बन जाएंगे तो ये बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, इस वायरस के हेड में सिर्फ वायरस का डीएनए जाता है। ये जो वायरस का डीएनए है ये एक डीएनए है, ये अपनी क्या बनवाएगा, ये अपनी कॉपीज बनवाएगा, और हर वायरस के हेड के अंदर एक वायरस का डीएनए जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देखिए, आपको मैंने बताया कि वायरस का डीएनए जब आया था तो उसने बैक्टीरिया के डीएनए के टुकड़े कर दिए थे। तो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये बैक्टीरिया का डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है वायरस के डीएनए के साथ शामिल हो जाता है क्या, बैक्टीरिया का डीएनए। तो इस वायरस के अंदर क्या चला गया, बैक्टीरिया का थोड़ा सा डीएनए चला गया। अब ये वाला वायरस जाकर जब किसी दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो इस बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए भी इंजेक्ट करेगा, और जो पुराने वाला बैक्टीरिया का थोड़ा सा डीएनए इसके साथ शामिल हो गया था वो भी इंजेक्ट कर देगा। तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला गया, किसके जरिए गया, एक थर्ड पार्टी के जरिए जो कि बैक्टीरियोफेज है। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसडक्शन, और इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसकी वजह से भी एक बैक्टीरिया के अंदर चेंज आता है। क्योंकि जरूरी नहीं है, आपने पढ़ा है ये वाली साइकिल तो कहलाती है लाइटिक, जिसमें ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एक साइकिल कहलाती है लाइसोजेनिक, जिसके अंदर ये इसका डीएनए जब अंदर जाता है तो वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल के रहने लगता है। ये अगर बैक्टीरिया का डीएनए है तो वायरस का डीएनए जाकर इसके साथ मर्ज हो जाता है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये कहलाता है प्रोफेज। तो अब अगर इस बैक्टीरिया के पास दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए आ गया तो इसमें हो सकता है कोई नई एबिलिटी आ जाए।
तो ये प्रोसेस जिसके अंदर एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है थ्रू अ थर्ड पार्टी, ये कहलाता है हमारे पास ट्रांसडक्शन। और ये भी लेडरबर्ग साहब बड़े फारिग थे इन्होंने, और ये जिंडर, ठीक है, ये इसके नाम पे जिंगर बर्गर जो है वो चला। तो इन दोनों ने जो है वो ये ट्रांसडक्शन का प्रोसेस देखा था। अच्छा, अब कॉन्जुगेशन के अंदर आपको मैंने बताया कि प्लाज्मिड जो है वो शेयर हो रहे हैं, ठीक है, ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहे हैं। सवाल ये है कि इस प्लाज्मिड पे क्या लगा हुआ है। मैंने पहले भी बताया था, इस प्लाज्मिड के ऊपर ग्रोथ की इंफॉर्मेशन नहीं होती, इस प्लाज्मिड के ऊपर मेटाबॉलिज्म की यानी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया के पास होना चाहिए था, लेकिन ये हर बैक्टीरिया के पास नहीं होता। इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है एक अदद इंफॉर्मेशन जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की होती है। यानी जिसके पास प्लाज्मिड होता है वो यूजुअली एंटीबायोटिक के खिलाफ कोई ना कोई हथियार बना लेता है, उस पर कोई ना कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती। तो ये प्लाज्मिड शेयर करने की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए हासिल करता है, लेकिन ना तो डायरेक्टली यानी शेयर नहीं हो रहा डायरेक्टली, ट्रांसफर नहीं हो रहा डायरेक्टली, ना तो थर्ड पार्टी के जरिए बल्कि इन्वायरमेंट के जरिए। हमने पढ़ा था एक एक्सपेरिमेंट जिसमें फ्रेड ग्रिफिथ जो था उसने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैप नमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाए। ये लंग्स का इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। इसकी हमारे पास दो टाइप होती हैं, एक आर टाइप जिसे रफ कहते हैं जिसके पास कोई कैप्सूल नहीं होता, और एक एस टाइप जिसे हम स्मूथ कहते हैं जिसके पास कैप्सूल होता है, ठीक है। स्मूथ टाइप होता है विरुलेंट यानी ये खतरनाक होता है, और आर टाइप जो होता है ये नॉन विरुलेंट होता है यानी ये बीमारी कॉज नहीं करता, ये डेथ कॉज नहीं करता। तो इसने क्या किया, पहले चूहे के अंदर इंजेक्ट किया आर टाइप। जब आर टाइप डालेंगे तो आर टाइप नॉन विरुलेंट होता है, तो चूहा सरवाइव कर गया, जिंदा रह गया। उसके बाद इसने डाला उसके अंदर एस टाइप, जब एस टाइप डाला तो चूहे की मौत हो गई। तीसरी बार इसने क्या किया, दोबारा से एस टाइप डाला, लेकिन अब की बार इसे हीट के जरिए किल कर दिया, हीट किल्ड एस टाइप डाला, तो अब की बार चूहा सरवाइव कर गया, क्योंकि जब आपने इसे हीट के जरिए किल कर दिया तो इसकी बीमारी कॉज करने वाली एबिलिटी खत्म हो गई। चौथे स्टेप के अंदर इसने क्या किया, दोबारा से यही डाला, यानी हीट के जरिए मार के इसे डाला और साथ में इसको भी डाल दिया आर टाइप। तो एस टाइप जो है वो तो हीट के जरिए मारा जा चुका था, तो चूहे को जिंदा रहना चाहिए था, और आर टाइप तो वैसे ही कुछ नहीं करता, तो चूहे को जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन चूहे की मौत हो गई। हुआ ये कि बेसिकली ये जो एस टाइप था, ये हमारे पास एस टाइप है जिसके ऊपर ये कैप्सूल है, और ये हमारे पास आर टाइप है, रफ बना रहा हूं इसे मैं, ठीक है। ये जब मर गया तो इसका डीएनए आ गया था एनवायरनमेंट में, ठीक है, ये इसका डीएनए, ये जिंदा था। इसने देखा, मौका देखा कि इसका डीएनए पड़ा हुआ है, इसने इसका डीएनए हासिल कर लिया। जब इसने इसका डीएनए हासिल कर लिया तो इस डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन थी क्या बनाने की, कैप्सूल बनाने की, तो इसने अपने अराउंड कैप्सूल बना लिया, और जब इसने अपने अराउंड कैप्सूल बना लिया तो ये कन्वर्ट हो गया आर टाइप से किसमें, एस टाइप के अंदर। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर इसने इस चूहे के अंदर बीमारी कॉज की और इसको मार दिया। तो ये वाला प्रोसेस जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे का जेनेटिक मटेरियल हासिल करता है, कहाँ से, एनवायरनमेंट से हासिल करता है, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये फ्रेड ग्रिफिथ ने स्टडी किया था, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 3 प्रोसेस है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के, जिसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे के अंदर शामिल हो रहा है किसी ना किसी जरिए से। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।